जय हिंद दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलर मोशन। अब आज सर्कुलर मोशन टॉपिक क्यों रखा? देखो, अब सिर्फ हम लोग का वर्क एनर्जी चैप्टर हो चुका था और जो आगे चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, तो उसके कुछ टर्म्स हैं जो सर्कुलर मोशन से रिलेट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3-4 लेक्चर के अंदर पहले सर्कुलर मोशन को, 2 लेक्चर के अंदर, मैक्सिमम 2 लेक्चर के अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन को निपटा देंगे। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर जाके हम लोग रोटेशनल मोशन पर मूव करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। पहले तो 2 डायमेंशन का मोशन होता है। कैसे? देखो, अब आप समझ लो सर्कुलर मोशन का कि हमको सर्कल में मूव करना है ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो जैसे ये बॉडी है, ये ऐसे ऊपर जा रही, तो आप देखोगे ये आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, ये ऐसे ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। फिर ऐसे देखोगे तो ये फिर आगे गई इतनी, ये आगे कितनी गई? इतनी, यहाँ पर भी इस पॉइंट में थी तो इतनी आगे गई, और ऊंची कितनी गई? इतनी ना। तो ये देख लो यहाँ से फिर ये इतना पॉइंट बनेगा। तो इसमें क्या होता है? 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं हम लोग किसको? सर्कुलर मोशन को। और उसके जो कुछ टर्म्स हैं ना, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, और सबसे मेन जो है एंगुलर आपका डिस्प्लेसमेंट, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे आज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको विजुलाइज करके समझेंगे। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। अब इसमें क्या होगा, इस पॉइंट पे यहाँ से ऐसे आप देखोगे तो रेडियस होगी R, ठीक है। कोई बॉडी यहाँ से यहाँ पर मूव की है, कोई बॉडी है यहाँ से यहाँ पर मूव हुई, ठीक है। तो आप जानते हो इसको क्या कहते हैं? ये बॉडी डिस्प्लेस करी है ना, ये डिस्प्लेस करी है यहाँ से यहाँ बॉडी, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मान लो ये थीटा, ये यहाँ से कितना ऊपर गया, तो थीटा एंगल में गया, तो जो हम एंगल में देखते कि कितना मूव किया, ऐसे आप देखोगे यहाँ पर आप ऐसे देख रहे हो और ऐसे तिरछा देखना तो ऐसे ऊपर गए, तो कितना एंगल में रिलेट किया। तो जो एंगल से हम लोग नापते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रहता है सिंपल सा, ठीक है। अब जो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसको हम नापते हैं किसमें है? रेडियन में। रेडियन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नापते हैं, इसको क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को कहेंगे जो थीटा में डिस्प्लेसमेंट होता है, कि मान लीजिए ये एंगल यहाँ पर 0 था, फिर ये कुछ थीटा हुआ, तो ये एंगल कितना बना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसी को कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नापते हैं किसमें? रेडियन में। क्यों? क्योंकि रेडियन जो है हमारी वो एसआई यूनिट होती है, और आपकी डिग्री क्या कहते हैं, और आपके एंगल की क्या यूनिट होती है? डिग्री। लेकिन जो डिग्री होती है वो एसआई यूनिट हमारी नहीं होती है, ठीक है। तो अब आपके मन में आया होगा, डिग्री हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो डिग्री और इसमें रिलेशन क्या है रेडियन में, यही बता दिया जाए। तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, यहाँ पर देखते हैं। आप ऐसे याद रखोगे, डिग्री 360 डिग्री जो है ये है वैल्यू, 360 डिग्री आपका जो होता है वो इक्वल होता है 2 पाई के, ठीक है। तो आप इस रिलेशन से, अगर आपको इतना पता है तो आगे आप कोई भी रिलेशन इससे बना सकते हो। आगे हमने पूछ दिया 180 डिग्री, वो आपका हो गया पाई, है ना। ये हाफ किया तो ये भी हाफ। वैसे हमने कहा 90 डिग्री, है ना, ये रेडियन में है, 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन। वैसे 90 कितना हो गया, फिर पाई/2, ये भी रेडियन में, ठीक है। अब इसके आगे आपसे पूछ लिया, मान लो कह दिया कि आप बताओ 45, तो आप देखो हम लोग आधा करते जा रहे हैं, तो ये हो गया पाई/4, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कह दिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्या हो सकता है? 180 जो है इसका 1/3 होता है आपका, तो आप लिख सकते हो पाई/3 आराम से, ठीक है। और वैसे 30 90 का क्या होता है? 1/3 होता है, तो ये आपका क्या हो गया? पाई/2 इंटू अपॉन 3 किया तो पाई/6। ऐसे आप रख सकते हो। सारी वैल्यू किस में होंगी? रेडियन में। ये चेंज करने का मेथड है सिंपल सा। अगर आपको ये याद कर लेना, इससे आप पूरा चेंज कर पाओगे। 180 = पाई, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से होती है। 360 जो होता है उसकी टोटल वैल्यू आपकी होती है 2 पाई में, ठीक, अच्छे समझ में आया। लेकिन अब आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? हमेशा ये वाली डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है, हमेशा ये वाली डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है हमेशा,
ठीक है। और आपके सामने अब क्या आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फिर अब मन में सवाल आया होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और ये मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये तो समझ में आया। अब आपके मन में सवाल आ गया कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो अपनी जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है उससे कैसे रिलेटेड होगा। और एक सवाल आया मन में, जो आपका थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होती है इसकी रेडियन। ठीक है, यूनिट क्या होगी, रेडियन। इसको हम लोग हमेशा रेडियन में नापते हैं, ये याद रखना है आपको। और आपसे पूछ लें डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है जो, इसका डायमेंशन आप लिखोगे m0 l0 t0। डायमेंशन लेस क्यों होती है, कोई भी एंगल हो, हम लोग ने डायमेंशन चैप्टर में पढ़ा है, कोई भी एंगल होगा तो उसका डायमेंशन 0 ही होगा। हाँ, यहाँ पर रेडियन होता है, रेडियन जो है वो हमारी 7 क्वांटिटीज़ के उसमें नहीं आ पाता, तो हम इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी मान के चलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया अच्छे से। अब रिलेशन क्या है वो देखेंगे, रिलेशन इन दोनों के बीच में कैसे बनेगा, ये इतना तो आप लोग समझे। रिलेशन भी देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो ज़्यादातर चीज़ें अगर समझना है तो आप एज ए रेफरेंस लोगे एक सर्कल को। ठीक है, अब जैसे ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल में क्या हुआ, इस पॉइंट से यहाँ पर कोई है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, यहाँ पर ये है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ए पे। तो हमने क्या किया, इसने फुल सर्कल लिया, फुल चक्कर लगाया। ठीक है, फुल एक चक्कर लगाया और ये किसमें, ए में आया। तो हमको कुछ चीज़ें देखनी है अच्छे से। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें अच्छे से देखनी है। यहाँ हम देखेंगे इसकी, यहाँ देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उधर साइड क्या देखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपका क्या होगा दूसरी साइड। इसी से ये जो रिलेशन है किसका, रिलेशन हमारे थीटा का और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका जो रिलेशन है वो यहीं से निकलेगा। इन दोनों का रिलेशन देखना है, डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपनी। ठीक, ये है, ये लिखना है आपको। तो अब यहाँ पर आप देखोगे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो पूरा सर्कल ये यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया। तो पूरा आपका कितना हुआ, 2 पाई हुआ, एंगल पूरा चल गया, 360 का एंगल बनाया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हुई, 2 पाई आर हुई, बिल्कुल यहाँ से पूरा चल के आया। अभी देखो आप कुछ लोग को कंफ्यूजन भी होगा कि जो हमारा ये है जो डिस्प्लेसमेंट वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, लेकिन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए कुछ चीज़ें मान लेनी पड़ती हैं जो असल में सही नहीं होती। ठीक है, तो इसको आप एज अ 2 पाई आर मानोगे भी, या फिर इसको आप डिस्टेंस कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई इतना आया। अब मैं आपसे कह दूँ कि 1 के लिए कितना होगा, अगर 1 चला केवल तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पर 2 पाई। देखो 2 पाई के लिए 2 पाई आर है, तो ये 1 चला, केवल 1 रेडियन चला, यहाँ पर 2 पाई रेडियन चला है। अगर 1 रेडियन चला तो क्या होगा, यूनिटरी मेथड, 2 पाई से आप डिवाइड कर देते हो, यहाँ से 1 हट गया, तो 1 के लिए कितना आ गया आपके, आर आ गया। बिल्कुल वैसे ही हमने कह दिया कि थीटा के लिए कितना हो जाएगा, थीटा के लिए आपका कितना हो जाएगा, तो 1 के लिए आर था, थीटा के लिए आर थीटा हो गया। इसमें कोई दिक्कत हुई आपको, बिल्कुल नहीं। तो आर थीटा किसकी वैल्यू आई है, डिस्प्लेसमेंट की। तो आर एस इक्वल टू हमारा आ गया आर थीटा। तो आपको रिलेशन देना था, रिलेशन आया हमारा, ये आर रेडियस थी इसकी। ठीक है, तो रिलेशन हमारा क्या आया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह है रिलेशन। अच्छे से इतना आपको अच्छे समझ में आया, कुछ डाउट यहाँ तक नहीं रहा होगा। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखो हमारे सामने ये फॉर्मूला तो आ गया, एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आपका थीटा है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ये चाहोगे कि इनके बीच में वेक्टर रिलेशन हम लोग दिखा दें, लेकिन वो क्यों यहाँ पर नहीं दिखा सकते वो मैं बताने अभी जा रहा। ये सर्कल है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ये एस। ठीक है, और ये जो थीटा है ये जो है इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये थीटा अगर ऐसे इधर जा रहा है, थीटा जो है ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा है, तो आप जब इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन ये नहीं रहेगी। ये जो होता है ये इसका नाम होता है वेक्टर
कैसा, एक्सियल वेक्टर है ना, एक्सिस के बाहर जो है वो वेक्टर। तो इसका वेक्टर जो है, इसकी आप डायरेक्शन निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से ना, राइट हैंड थंब रूल से आप इसको यहाँ पर अपनी फिंगर रखोगे, इनको कर्ल करोगे, तो आपका जो डायरेक्शन आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये तो ऐसे है ना, ये कैसे आपका रहता है, ये एंटी क्लॉकवाइज ना, ये क्लॉकवाइज रहेगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ बाहर आ रही है, तो आप वेक्टर रिलेशन यहाँ पर नहीं दिखा सकते ना, इसलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं एज इट इज। आगे देखेंगे वेक्टर कंडीशन कब दिखा सकते हैं और कब नहीं। चलिए, लेकिन अब इसके आगे बढ़ के जो दूसरी चीज़ है वो देखेंगे। आप सब ये जानते हो वेलोसिटी होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये तो रहता है। वैसे ही इसमें एक टर्म आता है जिसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी एंगुलर, अब पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, ये तो हमारी नॉर्मल वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पर टर्म आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको दिखाते हैं ओमेगा से, किससे, ओमेगा से। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जैसे नॉर्मल वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी हमारी होती है आपका डेल्टा थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये रहती है सिंपल सी। तो कोई इससे रिलेट कर सकते हो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर वेलोसिटी है तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो इसमें ये चीज़ जो आ गई है, आपने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी होगी, देखो रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा समझ में आता है। अब आपने पढ़ा होगा ये तो एवरेज वेलोसिटी होती है, वैसे यहाँ पर भी ओमेगा एवरेज है ना, ये इसको एंगुलर वेलोसिटी है, और इस जो ये लिखा है हमने, ये जो बनाया है सिंबल, इसको ओमेगा कहते हैं, इसका नाम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, याद रखना। अब देखो इसके आगे एक आपने टर्म पढ़ा है वी इंस्टेंटेनियस। किसी एक इंस्टेंट में हमने पूछ लिया कि आप ट्रैवल कर रहे हो, उसके 25वें मिनट में आपकी स्पीड क्या है, उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं, तो वो होगी आपकी ds/dt। वैसे सेम अगर हमने पूछ लिया इंस्टेंटेनियस आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो वो होगी w इंस्टेंटेनियस, जिसको आप लिख सकते हो ds/dt, d θ/dt, ये रहेगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब इनके बीच में जो रिलेशन है, इतना तो आप नोट करोगे, ठीक है। अब इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या रहेगा, किसके बीच में, वेलोसिटी के बीच में और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। ये वेलोसिटी है अपनी, ये एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा, उसको हम लोग आगे देखते हैं अभी। लेकिन एक चीज़ जो आपको देखना है यहाँ पर कि इनको जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं एज ए वेक्टर से, या फिर इनकी डायरेक्शन एक होती है, देखा जाए ये पॉइंट हमने बना लिया, रेडियस r, बॉडी यहाँ तक चली है, तो ये थीटा बनेगा, और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई, बिल्कुल दिक्कत नहीं ना, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो एक काम और रहता है, अगर यहाँ पर फिर से किसी को कन्फ्यूजन हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट रहता है, तो इसमें जो है कुछ चीज़ें एज्यूम की जाती हैं, तो आप इसको क्या है एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हो, है नहीं, लेकिन कुछ टर्म निकालने के लिए, जैसे आप समझ लो फिजिक्स में ज़्यादातर चीज़ें एज्यूम की जाती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा एज्यूम करने वाली चीज़ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आज तक डिफाइंड ही नहीं है, कि ना फिजिक्स में है, ना केमिस्ट्री में है, ना कभी नहीं डिफाइंड हुई, ना ही अप्लाइड फिजिक्स में हुई है, ना ही आपकी केस में प्योर फिजिक्स में, कहीं पर भी ये इसका यूज़ नहीं हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन हम क्या करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं, और अगर आप कहीं क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो वो कैसे लिख रहे हैं ये बात, जबकि उनको तो ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड ही नहीं है। तो यूज़ क्या करते हैं, किसी एक रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मानते हैं। जैसे अभी आप अर्थ पे हो तो हम अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे, और उसके बाद अर्थ के किसी दूसरे पॉइंट से एनर्जी निकालेंगे, तो अर्थ को हमने जीरो मान लिया ना, तो अब जो हम एनर्जी निकाल लें वो तो दूसरे, मान लो मून की एनर्जी निकाल लें, तो मून की एनर्जी जो निकाल लें वो अर्थ की एनर्जी से डिफरेंस है, लेकिन जब एक को जीरो मान लिया है तो डिफरेंस को तो जो है आपका नाम का हुआ ना, बिल्कुल वही एज्यूमेशन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा हो गया, इसलिए इतना समझाना पड़ा। अब यहाँ पर ये आपका ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ये देखो इसमें वेलोसिटी कहाँ होगी, ये ऐसे वेलोसिटी जाएगी ऐसे, ठीक है। लेकिन जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, वो तो सर्कल के अलॉन्ग होगी ना, ऐसे। तो देखो इनका भी वेक्टर हम अभी नहीं दिखा सकते, दिखा सकते, आगे देखना दिख जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये इसके डायरेक्शन में ऐसे, इसकी जो है वेलोसिटी वो तो ऊपर जा रही दिख रहा साफ साफ, इसकी भी आप लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे, जैसे ये ऊपर जा रहा ओमेगा तो इसकी बाहर आ रही है। अब मान लो ऐसे जा रहा होता ना, तो उसको आप कैसे निकालोगे, ऐसे करोगे कर्ल अपना हाथ तो अंदर की तरफ जाएगी। इनके नाम होते हैं आउटवर्ड, अभी ये वाले केस में आउटवर्ड है, अगर अंदर जा रही हो तो इनवर्ड, ठीक है। और इनको किसी सिंबल से दिखाया गया हो कभी एग्जाम में, तो इनवर्ड को ऐसे दिखाएंगे और आउटवर्ड को इससे डॉट से दिखाएंगे ना, याद रखना। इनवर्ड मतलब अंदर, ये अंदर का साइन है, ये बाहर का साइन है। इतना अच्छा समझ में आया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, आप इतना नोट करिए जब तक। अब देखो रिलेशन देखना था ना, किसमें, वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन। तो आप जानते हो v की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एस अपॉन ये t, ये रहता है बिल्कुल। और ओमेगा की क्या रहती है, ये आपका रहता है डेल, मतलब वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये रहता है। अब ये फिगर से आप समझोगे थोड़ा सा, यहाँ पर ये रेडियस ऐसे है, ये मूव किया थीटा एंगल से, यहाँ पर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये आपका क्या रहेगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ओमेगा रहेगा, और ये आपकी जो वेलोसिटी है ये आपकी क्या रहेगी, वी रहेगी, बिल्कुल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आप एक चीज़ जानते हो, जो थीटा है हमारा वो एस अपॉन आर होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो थीटा है हमारा वो एस अपॉन आर होता है, पता ही है बिल्कुल। तो आप ये जो है इधर पर, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो, एस अपॉन आर को आराम से पुट कर सकते हो, बिल्कुल ना, आराम से पुट कर सकते हो। देखो एक चीज़ और है, अगर इसको अच्छे से प्रूव करना है तो आप क्या है, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ चेंज होता है, तो चेंज को एज इट इज़ ऐसे लिख दो, आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मान लो आपके यहाँ ये चेंज के बाद ही लिखा गया है, और ये भी मान लो चेंज के बाद ही लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती ना, समझ रहे हो, मतलब चेंज के बाद लिखा गया ये आप मान सकते हो। तो आप थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, एस अपॉन आर लिख सकते हो, बिल्कुल। ओमेगा इक्वल टू थीटा की जगह लिखा हमने एस अपॉन आर, और मल्टीप्लाई में क्या है आपके टी, एस अपॉन टी क्या है, यहाँ से आप देखोगे एस अपॉन टी जो है हमारा वो क्या है, एस अपॉन टी ही तो हमारा वेलोसिटी है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, वी, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया, आर, ये आया। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं। अब आप v को देखोगे, इक्वल आ गया ओमेगा आर के, आया, जैसे s आया था आर थीटा के, समझो, है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, सिमेट्री से ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो v आपका हो गया आर ओमेगा। देखो आर हमेशा आएगा एंगुलर वाले के साथ, यहाँ पर थीटा के साथ आर आया, यहाँ पर गया, आर हमारी है रेडियस। यहाँ तक अच्छे समझ में आया, कुछ नहीं, यही रिलेशन है, इसको आपको याद करके बिल्कुल रखना है। अब चलो एक सवाल देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल है आपका ना, जिससे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो अब देखो आपसे सवाल पूछा है, आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है 2t स्क्वायर प्लस आपका 2, ये दिया हुआ है। आपसे कहा है बताओ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, ठीक, पहला, एंड एट 2 सेकेंड, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें, एक तो इन 2 सेकेंड बताना है 2 सेकेंड में कितनी रहेगी, और दूसरा बताना है इन 2 सेकेंड्स मतलब एट 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के समय कितनी है, दोनों अलग है। वो एवरेज है, ये इंस्टेंटेनियस है। तो फॉर्मूला आपको पता है ओमेगा का क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन ये होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है, मैं इसमें ही बताना है, तो इसको आप पहले तो डिफ्रेंशिएट करोगे टी के फॉर्म में, नहीं इसमें डिफ्रेंशिएट तो करना नहीं, इसमें केवल वैल्यू डाल देना है। वैल्यू आपकी कितनी है, आपसे पूछा है टाइम, ओमेगा निकालना है, इसमें डी थीटा निकालना है टाइम के उस फॉर्म में। तो आप इसको लिखोगे, केवल सॉल्व करना है, 2 इंटू 2 प्लस आपका कितना आ गया 2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। पहले हम लोग वो देख लेते हैं एट 2 सेकेंड वाला ना, फिर ये वाला निकालेंगे, वही यही देखते हैं। इसे ओमेगा आपको क्या ये होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये रहता है बिल्कुल। तो चेंज इन थीटा आपसे पूछा है ना, चेंज इन थीटा कितना है, तो पहला आपसे पूछा है 2 सेकंड में, और दूसरा क्या है 2 सेकंड में, और एक 2 सेकंड्स में, यानी कि दूसरा वाला जो वो 2 सेकंड में एग्जैक्ट कितना होगा ये पूछा है। तो शुरुआत में 2 सेकंड में है, लेकिन उससे पहले कुछ टाइम रहा होगा 0 में, तो उसमें आप इसका चेंज लिखोगे, यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा 0। 2 सेकंड में जो होता है, लेकिन उससे पहले रेस्ट में थी ना बॉडी, तो ये थीटा 0। वैसे टाइम 2 में पूछा है, लेकिन इनिशियल टाइम कितना था 0, बस ये करना है।
आपको यहाँ वैल्यू पुट कर देनी केवल। पहले 2 सेकंड की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 जा यहाँ पर कितना 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 2 वैल्यू डालोगे, 2 जा 4, 4 2 जा आपका कितना हुआ 8, 8 + 2 10। और यहाँ पर 2 वैल्यू डालोगे, यहाँ पर कितनी 0 वैल्यू डालोगे तो ये पूरा 0 हो गया और यहाँ पर 2 आया केवल, ये पूरा 0 हो गया। 10 - 2/2 वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 मीटर पर 4 आपका कितना आ जाएगा, तो ये होता है θ/, ये थीटा की कोई वैल्यू होती नहीं तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 सेकेंड इनवर्स ये आ जाएगा। या फिर बहुत एग्जैक्ट अच्छी लिखनी हो तो वैल्यू तो आपकी आएगी 4 रेडियन पर सेकेंड। पता है बहुत जगह रेडियन को यूनिट माना जाता है लेकिन बहुत जगह नहीं लिखेंगे, ये भी हो जाता है। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन चल रहा हो तो रेडियन को हम लोग कंसीडर करेंगे, ये रहेगा, ठीक है। अब दूसरा 2 सेकेंड पूछा है तो उसमें क्या होता है इंस्टेंटेनियस, उसका अभी हम लोग ने फॉर्मूला लिखा dθ ना, dθ होता है dθ/dt। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना, तो इसको पहले आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा 4t आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t और 2 4t प्लस उसका कितना आ गया 0। इसमें वैल्यू रख देना है केवल, टाइम कितना है 2 तो आ गया 8 सेकेंड, 8 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया आराम से। तो देखो दोनों में वैल्यू अंतर क्यों आया है, एक एवरेज थी दूसरी इंस्टेंटेनियस। इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि दोनों में क्या अंतर रहता है। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये आपने 2 फॉर्मूले तो याद किए है ना, S = r θ और दूसरा क्या V = r ω। ये इतना अच्छा समझ में आया, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखोगे, आप इसको कैसे लिख सकते हो ओमेगा को V/r। तो ये जो v होता है वेलोसिटी, ये हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है, ठीक है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और ये चीज़ जो है v/r जो है ये इस फॉर्म में सबसे करेक्ट रहेगा। ये चीज़ जो है ये हमेशा करेक्ट है, ये फॉर्म जो है ये हमेशा करेक्ट है, मतलब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ये आपको याद रखना है, हमेशा करेक्ट, ठीक। अब ये कैसे विजुलाइज करेंगे, आप ऐसे देखिए, ये सर्कल है, यहाँ r है, ये वेलोसिटी ऐसे गई है v 90 का एंगल बना बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखोगे रेडियस जो है वो r है, ये वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे जाएगी टेंजेंशियली जिसको कहते हैं, तो आपकी ये कितनी हो गई परपेंडिकुलर है इसके, बिल्कुल देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे। आप यहाँ देखोगे ये रेडियस r है और वेलोसिटी नीचे गई, ये भी परपेंडिकुलर। ऐसे सेम आप यहाँ देखोगे ये रेडियस r है और वेलोसिटी ऐसे गई है, यहाँ पर भी क्या हुई परपेंडिकुलर। तो हमेशा जो कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर वाला आप लोगे। अगर वेलोसिटी किसी एंगल में दी गई है तो आप परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लोगे। अब वो कैसे समझोगे, एक उससे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन से, ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं। हमने ये ऐसे फिगर बना हुआ है, ठीक है, एक कोई पार्टिकल वो ए पॉइंट में बाद में बी में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है इसको हमने ओ नाम दिया, यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पे है 4 मीटर पे, 4 मीटर पे है ना, ये यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये चीज़ें, मतलब ये रेडियस जो है आप 4 मान सकते हो। अभी देखो लेकिन यहाँ पर ये हमने समझाया क्यों है, जो सर्कुलर है उसमें तो ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसी जगह है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं रहेगा, वहाँ पर कंपोनेंट का यूज़ होगा, उसके लिए हम ये वाला सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये हम 37 डिग्री मान लेंगे, ठीक है, ये 37 डिग्री मान लेंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये 90 है तो यहाँ पर ये 90, ये 10 मीटर पर सेकेंड से बॉडी आगे जा रही है, ये इसकी स्पीड है। यहाँ पर बीच में 90 बन रहा है। अब आपसे कहेंगे यहाँ पर बताओ, है ना, आपसे कह दिया ओमेगा बताओ विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा बताना विद रिस्पेक्ट टू ओ एट ए के बाद, ये पहला क्वेश्चन पूछा है एट ए के पास। तो यहाँ बीच में एंगल 90 का बन रहा है, तो आपसे पूछा है आराम से आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके बताओगे ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, जो लेंथ है, यही तो लेंथ दी इतनी दूरी पे है 4, आपका आ गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड आ गया। ओमेगा की है यही यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 2.5 आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल सही है जा रहा। अब आपसे पूछ दिया है बताओ फिर से क्वेश्चन, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, रिस्पेक्ट ओ के रिस्पेक्ट में बताना, इसको रेफरेंस लेके, लेकिन एट अब की बार बताओ बी, इधर पर बताओ, यहाँ पर बताना है, ये चीज़ करनी। तो आप देखोगे अब की बार तो एंगल कितना बने जा रहा है 37 डिग्री, साफ साफ हो रहा है, यहाँ पर 37 डिग्री एंगल बने जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है,
अब ये बताइए कैसे होगा, ये आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये 37 तो ये 5 हो जाएगा, और ये आपका क्या रहेगा, जो ऊपर वाली चीज़ है ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी 3 हो जाएगी। कैसे, आपको हमने 2 ट्रायंगल बताए थे, अभी भी याद होगा। एक ट्रायंगल ये वाला 37 डिग्री वाला, इसमें क्या होता था, इसमें जो आपका परपेंडिकुलर वो 3 होता था, ये 4 और ये 5। ये चीज़ याद है कि नहीं अच्छे से आपको, बिल्कुल याद है ना। तो यहाँ पर ये आपका 3 होता था, ये 4 होता था और ये 5, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका ये 53 हो, अगर ये 53 हो तो आपकी परपेंडिकुलर 4 हो जाएगी, और ये आपकी क्या है, ये आपकी हो जाएगी 3, है ना। अगर यहाँ 53 है, ये 4 हो जाएगी और ये 3। यहाँ तक अच्छे समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अगर 37 है, ये 90 है, तो ये हुआ 53, ये हुआ 53। अब हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर था, हमेशा परपेंडिकुलर होगा कंपोनेंट। तो आप ये बताओ, ये जो है ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो इसके बराबर में आए, ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ 53 रखा। अब ये यहाँ पर 53 रखा हमने, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट आएगा ऐसे और एक जाएगा ऐसे। अब देखो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये थोड़ा फिगर अच्छे से बनेगा तो और समझ में आएगा। ये जो है इसका एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, ये 10 मीटर वाली है वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड की। ऊपर वाला ये देखो, यहाँ पर अगर ये 53 है, ये हुआ 90, तो ये फिर से कितना हुआ 37। क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर, यानी कि 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 53, तो ये 37 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। ये 37 नॉर्मली से हुआ, और ये 53 कहाँ से निकाला, ये यहाँ से। तो ये वाला जो ट्रायंगल है आपको याद हो, क्योंकि और कोई एंगल की हमको वैल्यू पता नहीं होती, इसलिए ये वाला ट्रायंगल आपको याद रखना है। अगर 33 है ऐसे याद रखो, अगर 37 है तो 3 जो है वो परपेंडिकुलर होगा, और अगर 53 है तो 4 परपेंडिकुलर होगा, बस ऐसे याद रखना है, बाकी तो अपने आप कर लोगे। और 5 बड़ा है वो हमेशा आपका ये रहेगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर 37 आया, ये आ गया 10 cos 37, देखो थीटा की तरफ आता है cos 37। अब ये परपेंडिकुलर में है वेलोसिटी, हमको इसके देखो ये 53 डिग्री में वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलर है, और हमको कौन सी वेलोसिटी रखना होता है, परपेंडिकुलर। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 10 cos 37 डिग्री अपॉन 5 क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 4 मीटर है, हमको तो ये वैल्यू लेना है, ये 5 है ना वैल्यू, यहाँ से निकली 5 वैल्यू है ये वाली, ये 4 ये 3 मीटर, तो ये 5 मीटर, ठीक है। अब 10 cos 37 की वैल्यू यहाँ से देख लो, ये 3 है, ये 4, cos 37 की निकालनी है, होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4/5 वैल्यू यहाँ आपको रख देना है, सिंपल सा 10 × 4/5/5। इसको सॉल्व करोगे सिंपल सा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 2, 8/5 कितना होता है 1.6 रेडियन पर सेकेंड। आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं एक। अब इसमें है मल्टीपल करेक्ट है, आपको चूज करना है, चूज द करेक्ट। यहाँ से क्या रहेगा, आपका रिवीजन भी लगभग हो जाएगा। आपसे पूछा है बताओ इसमें से क्या करेक्ट है, कितने करेक्ट होंगे। पहला आपसे ये पूछा है ओमेगा = V/R, ये बताओ पहला। दूसरा आपसे पूछ लिया है ओमेगा = आपका हो गया V, ये ओमेगा = आपका हो गया ये V/R ही रहता है, ठीक है। आपसे पूछ दिया है V = R × ओमेगा है, ये बताना है। और लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट है वो आपसे पूछा है V = चलो ये आपका क्या रहेगा, तो डॉट रहेगा, ठीक है। अब V जो है आपसे कह दिया ओमेगा = ओमेगा जो है वो V परपेंडिकुलर अपॉन R है। और लास्ट वाला आपसे कह दिया है जो आपका ये है V है, V वेक्टर वो इक्वल है R वेक्टर के मल्टीप्लाई ओमेगा के। तो अब आपसे इसमें पूछा है क्या सही है क्या गलत है। तो देखो पहला वाला गलत हो जाएगा, किस लिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब होता है ना, हम लोग यही पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर नहीं है, तो आपका ये क्या हो गया, ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सियल होती है, और इसकी क्या होती है, इसकी ऑन द सरफेस होती है, प्लेन।
तो इस वजह से ये नहीं सही हो सकता, इसलिए गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब देखो ये जो है इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है एक्सियल, और इसकी ऐसे होती है, तो आप वेक्टर में उनको दिखा ही नहीं सकते जिनकी डायरेक्शन अपोजिट ना हो या तो इक्वल हो, है ना। ये एंगल वाला कैसे दिखाओगे आप, इसलिए ये तो नहीं हो पाएगा। लास्ट वाला जो आपका है, या फिर ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो, ये स्केलर क्वांटिटी आ रही है बीच में रेडियस, इसको एज अ वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा। अब ये परपेंडिकुलर हमेशा अपॉन आर, ये बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला जो है, ये तो हमने पढ़ाई है कि परपेंडिकुलर होगा कंपोनेंट। लास्ट वाला जो इसमें देखो दोनों को वेक्टर बना दिया है। जब दोनों को वेक्टर बना दिया तो इससे क्या पता चल रहा है, आपको पता है जब हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी में, है ना, जो नॉर्मल मेथड था, जब हम आर वेक्टर पढ़ते थे जो होता था ए डॉट बी, इसमें क्या होता था, ये इसके परपेंडिकुलर होता था रिजल्टेंट इसके, और इसके भी परपेंडिकुलर होता था। ये बिल्कुल फिक्स बात है ना। और यहाँ क्या हुआ, और आपस में भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं ये दोनों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों परपेंडिकुलर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें साइन आता है आगे, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें देखो ये परपेंडिकुलर होते हैं तीनों आपस में, वही चीज़ तो लिखी है वेक्टर फॉर्म में, इसलिए ये हमेशा सही है, ये हमेशा सही है। और ये अगर यहाँ वेक्टर होता तो सही होता, और यहाँ परपेंडिकुलर होता तो सही होता। ये आपको अच्छे समझ में आया। अब इसके कल हम देखेंगे जो टेंजेंट वेलोसिटी होती है, आपकी जो एक्सेलरेशन होता है, अच्छे से उसको समझेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब जैसे इसमें यहाँ ये देखा कि ये कब कब सही होता है, ये चीज़ ये समझा। वैसे एक्सेलरेशन कब कब कैसे सही होता है वो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे, चैनल को हमारे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करोगे और पढ़ाई करते रहोगे। जय हिंद।